4 का वार आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा, मेरे साथ है साक्षी, महिमा और आयुष। 4 के वार में हम बात करेंगे पहली खबर विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम लाभार्थियों से बात की। आगे हर एक डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे साक्षी का। दूसरी बड़ी खबर रहेगी ऑगर मशीन से जुड़ी। जब विदेशी मशीन ऑगर ने भी इस जंग में दम तोड़ दिया, तब देसी स्किल काम आई। राठौल माइनर्स मैदान में उतरे। इस खबर में आपको दिखाएंगे कि आखिर इस देसी तकनीक ने कैसे किया कमाल। उत्तरकाशी से जुड़ी ये खबर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का मेरी सहयोगी महिमा के साथ। लेकिन तीसरी बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपको जानकारी देंगे। 22 जनवरी 2024 की तारीख जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही भव्य रामलीला का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान समेत 14 देशों के कलाकार अभिनय करते हुए नजर आएंगे। पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष के पास। और चौथी खबर रूस के उस हथियार को लेकर जो तकनीक से पूरी तरह से लैस है। एक ऐसा अत्याधुनिक हथियार जो दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने का मादा रखता है। दिखाएंगे पूरी खबर आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे प्रिया। और बड़ी खबर इस बीच यही है कि भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ेगी, क्योंकि 97 तेजस जेट खरीदने को मंजूरी मिल चुकी है। 84 सुखोई जेट को भी अपग्रेड किया जाएगा। 150 से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। 1,60,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूर किया गया है। और अब लगातार इसमें आधुनिकता मिलती हुई और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो रही है, और भी ज्यादा बढ़ रही है। 97 तेजस जेट खरीदने का फैसला, 84 सुखोई जेट भी इसमें शामिल है, जिसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा खबर यह है कि 150 से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। डिफेंस डील 1,60,000 करोड़ जिस पर मोहर लगी है, जिसको मंजूर किया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी। इस बीच रोजगार मेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, पहले वहां आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि आज 50,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र पीएम मोदी वितरित कर रहे हैं। 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि इन नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं हैं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं, एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहां साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारी संख्या में जो वैकेंसीज खाली पड़ी थी कई सालों से, उनकी पूर्ति की गई है। 2014 से पहले आलम यह था कि बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों का इतना अभाव था कि कहीं कहीं तो किसी सब्जेक्ट का अध्यापक नहीं होने के कारण उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को रोक देना पड़ता था। यदि हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो वहां भी भारी संख्या में शिक्षकों का और अध्यापकों का अभाव था।
और चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी। पीएम ने आगे ये भी कहा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब, महिलाएं, युवा और किसान है। इन्हें मजबूत बनाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार को अमृत स्तंभ बताया। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। और चलिए आगे बढ़ते, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 3 दिसंबर को एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के साथ साथ राजस्थान के नतीजे भी आएंगे। इस बीच अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने धर्म की आड़ में डरावनी और तनाव भरी बातें की। अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तो अलग बात है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते हो, जानते हो क्या बोलते थे? तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे।
उत्तरकाशी में 400 घंटे के बाद 41 कर्मवीर जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी कि जंग भीषण रही, उनका धैर्य ही उनका हथियार रहा। वहीं उन कर्मवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले रेड होल माइनर्स की भी जमकर सराहना हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रेड होल माइनर्स, इनकी हमारी देश में गैर कानूनी रेत माइनिंग मानी जाती है। इसे सरकार बैन भी कर चुकी है। देखिए, तारीख 28 नवंबर, समय शाम के 7:50। ये वो वक्त था जब चट्टानों को चीर 41 जिंदगियां बाहर आई थीं। टनल के अंदर ये 41 जिंदगी 17 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संशय का शिकार रही, लेकिन इनके धैर्य ने इनकी सांसों को जिंदा बनाए रखा। एक तरफ जहां जिंदगी सवालों में थी, तो वहीं टनल के बाहर विज्ञान, आस्था और स्किल एक साथ ये जंग जीतने में लगी थी। ये जंग थी जिंदगी बचाने की। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। दोस्त, आप लोगों की मेहनत कामयाब होगी अब तो? हो गई सारे आदमी निकल गए जी? सभी निकल गए? हाँ, सब निकल गए, सभी निकल गए। लेकिन जहां विदेशी मशीन ऑगर ने भी इस जंग में दम तोड़ दिया, तब देसी स्किल काम आई। रेड होल माइनर्स मैदान में उतरे। मुन्ना कुरैशी ने सुरंग के अंदर आखिरी पत्थर को हटाया, अंदर फंसे मजदूरों की उम्मीद को जिंदा किया। मुन्ना कुरैशी ने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा, मजदूरों ने उन्हें गले लगा लिया। मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम जिसने इस ऑपरेशन को सफल किया, ये सभी रेत माइनर्स हैं। रेत माइनिंग एक तकनीकी है। कोयले की खदानों में बने संकरे गड्ढों से कोयला निकालने के लिए इस तरह की माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी प्रचलित भी है। इस तरह की माइनिंग में चूहों की तरह खुदाई की जाती है। यही वजह है कि इसे रेत माइनिंग कहते हैं। मेघालय में इस्तेमाल की जाने वाली रेड होल ड्रिलिंग दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। जिंदगी को बचाना, फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करना, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले महीना नवंबर साल 1989, जगह है पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खदान। रात का समय था। खदान में करीब 220 मजदूर काम कर रहे थे। तभी वहां पर दीवार में ब्लास्ट हुआ, पानी भरना शुरू हुआ। मजदूरों को एहसास हो गया था कि खतरा कितना बड़ा है। मामला जिम्मेदारों तक पहुंच पाता, इससे पहले एक शख्स मौके पर पहुंचा और 149 मजदूरों की जान बचाई। वो नाम था माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जिन्हें कैप्सूल मैन कहा जाता है, क्योंकि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए स्टील और लोहे का एक कैप्सूल तैयार किया गया। उसी कैप्सूल से मजदूरों को बाहर निकाला गया। लेकिन आज उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित बाहर आए कर्मवीर चर्चा में हैं, तो वहीं उन्हें बाहर निकालने वाले रेत माइनर्स भी। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज जिस रेत माइनिंग तकनीक को सराहा जा रहा है, इसी रेत माइनिंग को साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके बाद भी कई इलाकों में रेड होल माइनिंग जारी है, जो कि अवैध माना जाता है। मेघालय में सबसे ज्यादा रेड होल माइनिंग होती है, जिसके कारण न जाने कितने ही मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। चूंकि सुरंगों का साइज छोटा होता था, तो उसमें जाने के लिए कई बार महिलाओं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता। वो घुटनों के बल भीतर रेंग कर कोयला निकालने का काम करते। इसके खतरे को देखते हुए एनजीटी ने इस प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी। अब कोई भी वैध माइन इस तरह का काम नहीं कर सकती थी। एनजीटी ने साफ कह दिया कि ये तरीका न तो प्रैक्टिकल है और ना ही सेफ। ऐसे में जो रेत माइनिंग कहीं जान लेती है, तो कहीं यही तकनीकी जीवन दान देने वाली साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और एक बार फिर से आपको ले चलते रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ वर्चुअली संबोधन में कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए।
साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आया है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी, तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। एक अध्ययन के मुताबिक 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की योजनाओं का गरीब तक पहुंचना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आज सुबह ही आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है। आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से
ऐसे ही समर्पण भाव से, ऐसी ही निष्ठा से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। साथियों, आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च कर रही है,